बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपको गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन को आपने यूज करते हुए वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 1, 2, 2 एंड 5। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 1225 का फर्स्टली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और प्राइम नंबर्स को यूज करके आपने करनी है। तो 1225 है, फर्स्टली ये 5 के टेबल से सॉल्व होगा। 5 2 ज़ा 10 एंड नेक्स्ट 2 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट 2 पर, 22 बन गया। 5 4 ज़ा 20 एंड 2 5 के साथ अटैच हो गए, 25 बन गया। तो 2 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर हम 5 के टेबल से करेंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। 7 के टेबल से 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। आपने सिंपली क्या करना है, 1225 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर आ जाएगा। इंडेक्स फॉर्म में आपने लिख लेना। जब आपने इंडेक्स फॉर्म में लिख लेना, उसके बाद आपने यहाँ पे देखे क्वेश्चन में हमारे पास था कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट के लिए आपके पास पावर 2 होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पावर 2 आ चुकी है। तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। 1225 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। 5 7 ज़ा 35 आ जाएगा। नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास गिवन है क्यूब रूट 13,824। फर्स्टली हमने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है 13,824 की। तो यहाँ पे हम फर्स्टली 2 के टेबल से करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट हम करेंगे अगेन 2 के टेबल से। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट हम फिर इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 अटैच हो गया, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट अगेन 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 के टेबल से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 अटैच हो गया, 2 6 ज़ा 12 आ गया। अब नेक्स्ट फिर ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। जब हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सेंटर में हम 0 लगाते हैं। अब 0 कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना, आपने कैसे चेक करना है, आपने जैसे हमारे पास आंसर आया था 18, अगर आप 18 को डबल करते हो, जैसे यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है 18 से। अगर आपका आंसर अगेन आता है 216, इट मीन आप 0 नहीं लगाओगे। लेकिन अगर 216 नहीं आ रहा तो आप सेंटर में 0 लगाओगे और 0 लगाने के बाद आप अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या वो 216 आ रहा है। अगर तो आ जाता है तो इट मीन्स आप वहाँ पे लाजमी 0 लगता है। अब दोबारा इसको 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 54 है लास्ट हमारा आया था। अब 2 के टेबल से किया। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे आपने 3 3 के पेयर बनाने हैं, क्यूब बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है। तो ये 1 पेयर बन गया, सेकंड पेयर एंड यहाँ पे ये थर्ड पेयर बन गया।
उसके बाद 3 का 1 पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 13,824 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब और मल्टीप्लाई 3 क्यूब। नेक्स्ट आपने क्यूब रूट ले लेना है, तो यहाँ इसी के ऊपर भी ले सकते हो आप डायरेक्ट, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले सकते हो डायरेक्ट। फिर आप कटिंग कर सकते हो, कटिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ये याद रखना है आपने कि आपने लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे हमने क्यूब रूट की वैल्यू लिखी है आपने उसको चेंज नहीं करना। आप इसको एज इट इज़ नीचे लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो उससे गलत नहीं होगा। आप जस्ट राइट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर फाइंड करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा, आपने तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट गिवन है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे वर्ड आता है एस्टिमेट, एस्टिमेट मीन्स आपने जो वैल्यू आपको गिवन है आपने उसको चेंज करना है। आपने देखना है कि उस नंबर के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर और कौन सा परफेक्ट क्यूब बनता है, तो आपने वो नंबर नियरेस्ट लेकर उसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास है ए पार्ट की वैल्यू है स्क्वायर रूट 63, तो आपने देखना है स्क्वायर रूट 63 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। जैसे 64 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8, तो आपने इसको अप्रोक्सीमेशन साइन के साथ लिख लेना है। अब आपको पता है ये डायरेक्ट 8 का स्क्वायर बनता है, तो 8 स्क्वायर लिख लेना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। उसी तरह आपने बी पार्ट में भी देखना है। बी पार्ट में हमारे पास गिवन है क्यूब रूट 345, तो आपने क्यूब रूट चेक कर लेना है कि किसका परफेक्ट क्यूब रूट होता है जो 345 के नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे 343 का परफेक्ट क्यूब यहाँ पे हम लिख लेंगे, अप्रोक्सीमेशन साइन यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन साइन यूज करने के बाद आपने फाइंड करना है कि 343 किसका परफेक्ट क्यूब था। तो ऑलरेडी जब आपने परफेक्ट क्यूब्स याद किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, 7 का परफेक्ट क्यूब है। तो आपने 7 क्यूब लिखना है और उसके ऊपर क्यूब रूट का साइन लगा देना है। इसके साथ इज इक्वल टू आएगा। अप्रोक्सीमेशन साइन सिर्फ उस स्टेटमेंट के साथ या उस वैल्यू के साथ आएगा जहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू से चेंज कर रहे हो, मतलब खुद से वैल्यू ले रहे हो या उसके नियरेस्ट ले रहे हो, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्यूब रूट से कैंसिल कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट गिवन है 753, तो जो वैल्यू 100 प्लस होती है आपने सिंपली क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करोगे 753 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27.4। आपने जस्ट 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। जब 1 डेसिमल प्लेस तक आपने लिख लिया, आपने देखना है स्टार्टिंग से लेकर मतलब 1 से लेकर 27 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स आपने लिख लेने हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर, जस्ट इतने प्राइम नंबर आते हैं 27 तक। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 जिस नंबर को आपने चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, आपने उस नंबर को डिवाइड करना है इन प्राइम नंबर से। जैसे हमने चेक करना था कि 753 प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, तो आपने 1 बाय 1 इन सब नंबर्स को डिवाइड करना है। 753 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। आपने 1 बाय 1 सब
को डिवाइड करके चेक करना है। चेक करने के बाद आपने देखना है कि ये किसी नंबर पे डिविजिबल है। अगर हो जाता है तो आपने कह देना ये कंपोजिट है, अगर नहीं होता तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे ये 3 पे डिविजिबल है, 753 3 पर डिविजिबल है, तो इसका मतलब है हम क्या लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय divisible by 3, so it is a composite नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेम टू सेम आपने इसका पार्ट बी सॉल्व करना है। तो पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट। अब पार्ट बी में हमारे पास वैल्यू गिवन थी 757। अब 757 का भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास आंसर आएगा इसका 27.5, मतलब सेम आंसर है, उसका 0.4 था और इसका 0.5 है। सेम प्राइम नंबर्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब आपने क्या करना है, इस पे डिवाइड करना है 1 बाय 1। जब आप सब पे 1 बाय 1 डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से क्या होगा कि ये किसी नंबर पे भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या डिविजिबल नहीं होगा, 757। जब वो डिविजिबल नहीं है तो सिंपल आपने लिख लेना है इट इज अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, दी नंबर्स 840 एंड 8316 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ऑलरेडी उन्होंने वैल्यूज दे दी है, जैसे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 840 की इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट 8316 की अमाउंट गिवन है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट है आई पार्ट में उसने बोला है द लार्जेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 840 एंड 8316 एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट होल नंबर बोला है, मतलब HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने का मेथड मैंने आपको 1B में सिखाया था कि आपने HCF में कॉमन नंबर्स लेने हैं, मतलब जो दोनों के पास मौजूद हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 दोनों के पास है, 3 दोनों के पास है, उसके अलावा 7 दोनों के पास है। तो कॉमन नंबर्स ले लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद हमने देखना है HCF में स्मॉलेस्ट पावर। अब स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास अगर 2 की देखें तो हमारे पास है 2 की पावर 2, 3 की देखें तो 3 है, 7 में 7 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या होगा 4, एंड 4 को 3 से करना है और 7 से करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84। अब उसी तरह इसी वैल्यू को उसने बोला है आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू भी लेकर सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम भी इसी नंबर का फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम में हम लेते हैं ऑल नंबर्स, मतलब हर नंबर को आपने 1 टाइम लिख लेना है। 2, 3, 5, 7 एंड 11 हर नंबर को लिख लिया। उसके बाद आपने इसकी लिखनी है ग्रेटेस्ट पावर। जैसे 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3, 5, 7 और 11 तीनों ही सिंगल पावर के साथ है, तो एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 83,160। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड n इज 660। अब यहाँ पे 6 का 12 और 660 के तीनों के आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं। जैसे 6 के 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। 12 के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 660 के हम फाइंड करके देख लेते हैं। 660 तो सबसे पहले 2 पे किया, 2 3 2 3 एंड 0 एज इट इज। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 2 2 6 12 एंड 2 5 10। उसके बाद हम देख लेते हैं 3 पर, 3 5 15 एंड 3 5 15। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 5 के टेबल्स पे। 5 11 55, 11 1 11। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब आपने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n लिखनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे डिफरेंट है ना वो नंबर्स लेंगे और उनको 1 बाय 1 आपने सबके साथ लिखना है। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट क्या है, जो मतलब सेपरेट हो, जो कॉमन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे डिफरेंट क्या आ रहा है, 5 एंड 7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 11, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 11 था तो हमने वो लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। तो 5 मल्टीप्लाई 11 के बाद हमने 5 मल्टीप्लाई 11 को पहले 3 के साथ लिखा, 2 के साथ भी लिखना है। तो 2 छोटी वैल्यू है तो हम पहले 2 के साथ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। उसके बाद हम 3 के साथ लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। मतलब 5 और 11 आपने लाजमी लिखने हैं, बाकी वैल्यूज आप चेंज करोगे इसको। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ हो गया। अब इसी वैल्यू को आप स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ लिख लो। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और एक वैल्यू रह गई है तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर के साथ भी लिख लिया और स्क्वायर को 3 के साथ भी लिख लिया, तो सिंगल वैल्यू को भी 3 के साथ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इनके आंसर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 और 11 को किया तो 55 आ गया। उसके बाद 2 को 5 को से करेंगे तो 2 5 10, 10 को 11 के साथ किया तो 110 आ गया। उसके बाद 3 5 15, 15 को अब हम करेंगे 11 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 165। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसको फिर 5 और फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 220। और नेक्स्ट हमारे पास है 2 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 किया तो हमारे पास आंसर आता है 660। और लास्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे नीचे लिखी हुई थी उसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 330। एक्सरसाइज 1, रिव्यू एक्सरसाइज 1। स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, शेरले नीड्स टू पैक 108 स्टॉक्स ऑफ रोजेस, 81 स्टॉक्स ऑफ लिलीज एंड 54 स्टॉक्स ऑफ ऑर्चिड्स। अब यहाँ पे जो डाटा हमारे पास गिवन था वो हमने तीनों लिख लिए। उसके बाद उसने क्या बोला है, into identical basket so that each type of flowers is equally distributed। जब वर्ड आता है ना equally distributed among the baskets, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें आए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या कोई गिफ्ट पैक कर रहे हैं जिसमें हर चीज़ इक्वली जानी चाहिए, उसमें हम हमेशा HCF लेते हैं। तो यहाँ आई पार्ट में लिखा हुआ है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट दैट कैन बी पैक्ड। तो लार्जेस्ट में भी आपको पता चल जाना चाहिए कि HCF की बात हुई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ का HCF फाइंड कर लेते हैं। 108
81 एंड 54। एक तरतीब से आपने वैल्यू ले लेनी है, अरेंजमेंट उसकी ख़राब नहीं करनी है। आपने जो फर्स्ट पे थी वो फर्स्ट पे ही लिखें, जो सेकंड पे है वो सेकंड पे लिखें। अब यहाँ पे HCF फाइंड करना है तो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 81 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 108 है, उसको हम अगर 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36। एंड 81 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 27। और उसी तरह 54 को भी डिवाइड करके चेक कर लेना है। 54 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। अब नेक्स्ट देखना है आपने किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगेन 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 6 ज़ा 18। अगेन 3 पे डिवाइड हो जाए। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स हैं और एक कंपोजिट है, इट मीन्स ये आगे डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, HCF लिख दिया यहाँ पे हमने। 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे हमने 27 लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या बोला था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट। तो हमने यहाँ पे लाजमी बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट कितनी है। तो वो हम लिख लेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास 27। जो आपका HCF का आंसर आया होगा आपने वही लिख लेना। उसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने बताना है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर्स इन अ बास्केट, के आपके पास जो बास्केट्स हैं उसमें हर जो फ्लावर है वो कितने कितने आए। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वैल्यू अगर रोजीज की थी तो रोजीज के लास्ट पे आपने देखना है 4 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स जो 4 है वो किसकी वैल्यू है, रोजीज की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट रोजीज इज इक्वल टू 4। अब सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास लिलीज वाली और लिलीज के लास्ट पे लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पे हम लिलीज इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 54। 54 है हमारे पास ऑर्चिड्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑर्चिड्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट पे हमारे पास आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 1। स्टेटमेंट गिवन है एट 5:45 PM Lixin, Carol and Devi are at the starting point of 1 kilometer circular path. Lixin takes 18 minutes to walk 1 round. Carol needs 360 seconds to run 1 round and Devi cycles 2 rounds in 4 minutes. Find the time when all 3 of them will meet. नेक्स्ट मीट कि वो नेक्स्ट कब मीट कर रही हैं, आपने वो टाइम फाइंड करना है। फर्स्टली आपने डाटा लिखना है जो आपको गिवन था। उसके बाद कैरोल की अमाउंट जो थी हमारे पास, जो उसका टाइम था वो हमारे सेकंड्स में गिवन था जबकि बाकी दोनों मिनट्स में थे। तो हमने क्या किया, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। 360 डिवाइडेड बाई 60 मिनट आ जाएगा और 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 आ गया तो 6 मिनट्स आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, डेवी टेक्स 4 मिनट्स उसने लिए थे 2 राउंड्स कंप्लीट करने में। तो हमने क्या किया, हमने 1 राउंड की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर 2 राउंड्स में 4 मिनट्स ले जा रहे थे तो इसका मतलब 1 राउंड में 2 मिनट्स लिए गए, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड कर लेना है आपने। 18, 6 एंड 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 3 के टेबल से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 1 एज इट इज़। अगेन 3 से 1 1 और लास्ट पे भी 1 आ गया। अब यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो HCF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था, आपने फाइंड करना है व्हाट फाइंड द टाइम फाइंड करना है। बेसिकली आपने यहाँ पे 18 मिनट्स आए हैं हमारे पास। तो आपने क्या करना है, 5:45 में 18 मिनट्स को ऐड कर देना है। तो जब 5:45 PM में हम 18 मिनट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या बन जाएगा,
6:03 PM। तो आपके पास ये टाइम बन गया। आपने ये लाइन लिखनी है पहले, द टाइम व्हेन ऑल 3 of them will next meet is equal to 6:03 PM। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नोरा अमायरा वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। नोरा हैज अ डे ऑफ एवरी 4 डे while अमायरा हैज अ डे ऑफ एवरी 6 डे। मतलब नोरा को हर 4 दिन के बाद ऑफ आ रहा है, छुट्टी आ रही है, और अमायरा को हर 6 दिन के बाद, 6 वर्किंग डेज के बाद उनको क्या हो रहा है, हॉलीडे आ रही है, छुट्टी आ रही है। अब क्या है, नोरा लास्ट डे ऑफ वाज ऑन 29 अप्रैल। नोरा का जो लास्ट डे ऑफ हुआ था वो 29 अप्रैल था और अमायरा का 1 मई था। अब यहाँ पे व्हेन विल दे नेक्स्ट हैव द सेम डे ऑफ, आपने बताना है कि वो नेक्स्ट डे उसका ऑफ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 29 अप्रैल को ऑफ हुआ था, किसको हुआ था, नोरा को, और उसी तरह हमारे पास थी अमायरा, अमायरा को हुआ था ऑफ वो 1 मई को। नोरा को ऑफ होता था हर 4 डेज के बाद, तो 4 अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं 29 में, 29 में 1 प्लस किया 30, 30 में नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3 मई आ जाएगा। अगर हम 4 डेज प्लस करते हैं और इसमें अगर हम 6 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ गया 7 मई। उसी तरह अगर इसमें मजीद 4 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 7 मई। इसका मतलब है कि दोनों को सेम डे ऑफ कब हुआ, 7 मई को। उसके बाद है सेकंड वाला, सब्सिक्वेंटली हाउ ऑफन विल दे हैव द सेम डे ऑफ। आपने बताना है सेम डे ऑफ कब हुआ। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है 4 एंड 6 का। तो अगर हम 4 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 स्क्वायर आंसर आता है, और अगर हम 6 का करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 × 3। उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे, एलसीएम में हम ऑल नंबर्स लेते हैं, मतलब 2 × 3 आ गया, और ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, मतलब 2 की पावर 2 और 3 सिंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका मतलब हर 12 डेज के बाद उनको सेम डे ऑफ होगा।